Question number 8. Can we take one slab of p-type semiconductor and physically join it to another n-type semiconductor to get p-n junction? तो फिजिकली हम ज्वाइन नहीं कर सकते पी-एन जंक्शन को. ओके, तो जैसा कि हमें पता है थियरी के हिसाब से कि कोई भी या तो एन टाइप का या पी टाइप का कोई एक सब्सटेंस ले लो आप, ठीक है. उनके अपोजिट वाला जब क्रिएट करना है तो अपोजिट में, जैसे कि अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हो, है ना, तो पी टाइप वाला जो इम्प्योरिटी है कौन सा, ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट आप इंजेक्ट करोगे, है ना, तो एक साइड आपका क्या हो जाएगा पी टाइप और अपोजिट साइड आपका हो जाएगा एन टाइप. ओके, और अगर आप पी टाइप ले रहे हो तो पेंटावेलेंट ऐड कर दो, तो वो साइड बिहेव करेगा एज अ एन टाइप और ये आपका पी टाइप. तो फिजिकली हम ज्वाइन नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पे क्या दिया है, एनी स्लैब हाउएवर flat will have no roughness much larger than the inner atomic crystal spacing 2 to 3 angstrom. Hence, continuous contact at the atomic level will not be possible. The junction will behave as a discontinuity for the flowing charge carriers. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो और ये वाले से भी आप लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. The VI characteristics of a silicon diode is shown in figure. तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दो टाइप की रहती है, कौन सी, फॉरवर्ड वाली और रिवर्स. ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में जैसे कि हमें पता है कि वो मिली एम्पियर करंट प्रोवाइड करेगा और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट. सो यहाँ पे आई डी दे रखा है और वी डी दे रखा है, उस टाइम पे हमें रेजिस्टेंस आर ढूंढना है. ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ की स्टडी करेंगे. तो ग्राफ में क्या दिया है, ओ, तो सबसे पहले जो है आई इज इन दी मिली एम्पियर, मतलब ये फॉरवर्ड बायस का है. ठीक है, और ये वाला माइक्रो एम्पियर मतलब ये रिवर्स बायस के लिए. तो यहाँ पे हमें चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट की ही रिक्वायरमेंट रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिस जगह पे हमें ढूंढना है, ठीक है, किस जगह पे बोला है, आई डी इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर. ठीक है, तो 15 मिली एम्पियर पे अगर ढूंढना है तो उन दोनों के लिए हमें दो रेंज लेनी पड़ेगी. तो रेंज कितनी होगी, ये 20 और 10 की, और यहाँ पे पॉइंट 8 और 0.7 आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली दिया नहीं है वैल्यू, बट स्टिल हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक्सट्रीम पॉइंट है आपका 0.8 और ये 0.7, तो इन दोनों का डिफरेंस 0.1 हो जाना चाहिए, और यहाँ पे 20 और ये 10 का डिफरेंस आपका 10 होना चाहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं. यहाँ पे फ्रॉम द कर्व 15 मिली एम्पियर, तो एक्सट्रीम आई पे को कितना है भाई 20, और सेकेंड वाला लोएस्ट कितना है 10. लाइकवाइज 0.8 एंड 0.7 इनके एक्सट्रीम पॉइंट है. ठीक है, तो 20 माइनस 10 और 0.8 माइनस 0.7, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.7. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा आई जो कि है आपका मिली एम्पियर में, तो 20 माइनस 10 मिली एम्पियर, तो 20 माइनस 10 10. ओके, और यहाँ पे 10⁻³ है, तो 10⁻³ कहाँ चला जाएगा, ऊपर. ये 0.8 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.1. ठीक है, अब 0.1 को जो है आप क्या लिख सकते हो, 1/10. ऑलरेडी 10 है तो आप 100 कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे 10⁻³ मतलब कि आप ये 1000 लिख सकते हो. 00 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आना जाना चाहिए, 10 ओम. ठीक है, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस के लिए रेजिस्टेंस. ठीक है, अब ये जो है वीडी आपको कितना दे रखा है, -10 वोल्ट, जो कि आपका आता है रिवर्स बायस में. ठीक है, अगेन इनके लिए भी दो रेंज लेना पड़ेगा. वोल्टेज के लिए तो सेम ही है कि -10 -0 वाला, और यहाँ पे करंट देखिए, ये मान लेते हैं 1 है और ये वाला 0, तो यहाँ पे वोल्टेज V के लिए 0 और करंट I इक्वल टू 0, और यहाँ पे V कितना है -10 और यहाँ पे -1. ठीक है, मतलब -10 और 0 ये रेंज हो गया, और ये करंट के लिए -1 और ये 0 वाला रेंज हो गया. ठीक है, अगेन वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, -10 -0, और करंट जो है आपका माइक्रो एम्पियर में, तो माइक्रो एम्पियर के लिए 10⁻⁻6 लिखा है. एक्सट्रीम कितना है -1. ठीक है, और -0. ठीक है, अब ये जो है -10 कितना हो जाएगा, -10 ही रहेगा. -1 इंटू 10⁻⁻6, अब ये 10⁻6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर. माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻6 विच इज इक्वल टू 10⁻7 ओम आप लिख सकते हो. ठीक है, ओके, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन.
in half wave rectification what is the output frequency if the input frequency is 50 hertz, what is the output frequency of full wave rectifier of the same input frequency। ये हमें याद रखना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि किसी भी वेव का फुल टाइम या फुल टाइम क्या कंप्लीट वन साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड टी लगता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हाफ वेव के लिए ये जो सिग्नल है आउटपुट सिग्नल इसी हाफ वेव में ही मिलता है, फर्स्ट हाफ वेव में। ठीक है, तो यहाँ पे ही मिलता है, तो उसके लिए तो यही टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, 50 दिया है तो उसका आउटपुट भी 50 रहेगा। वेर एज फुल वेव में क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट हाफ में भी और सेकेंड हाफ में भी हमें दोनों पे आउटपुट मिलता है। इट मीन्स ये और ये, मतलब फर्स्ट वाले का 50 अगर कंसिडर करें और ये भी 50 कंसिडर करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 100 हर्ट्स फॉर फुल वेव, और हाफ वेव के लिए कितना हो जाएगा 50 हर्ट्स। इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 50 हर्ट्स, और फुल वेव में जो है अगर इनपुट 50 है तो ये कितना हो जाएगा 100 हर्ट्स। ओके, सो आई थिंक सेमीकंडक्टर के सारे क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।